कौन कहता है कि आसमां में सुराग हो नहीं सकता। कौन कहता है कि आसमां में सुराग हो नहीं सकता। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है श्याम मिश्रा और आप देख रहे हैं नॉलेज ग्राफ। ये बेसिकली हमारा एक न्यू चैनल है जो आपके पास ये लॉ रिलेटेड कंपटीशन की बहुत सारी तैयारियां होती हैं। आईएएस है, पीसीएस है, सिविल सर्विसेज है। इसके अलावा लॉ की और जुडिशियल सर्विसेज की बहुत सारी तैयारियां होती हैं। इसके अलावा बहुत सारे एग्ज़ाम्स देते हैं कॉम्पिटिटिव। उन सब एग्ज़ाम्स के बारे में और उन सब एग्ज़ाम्स की बेसिकली तैयारियों के बारे में, जिसमें हमारा ज़्यादा जो जोर है वो तो करंट अफेयर्स, लीगल अफेयर्स, लॉ और ऐसे कुछ टॉपिक्स जो आपके काम के हो सकते हैं किसी भी एग्ज़ाम में, उनके बारे में बात करेगा। तो दोस्तों, उसी के शुरुआत के संदर्भ में आज हम एक टॉपिक लेके आए हैं जो सिर्फ ना ही आपके काम की चीज़ है, बल्कि शायद उन सभी लोगों के लिए चीज़ है जो आज इस समाज में रह रहे हैं या हमारे नागरिक हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की। वी कॉल इट PIL इन इंग्लिश एंड वी कॉल इट पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, या हिंदी में जिसको हम जनहित याचिका भी कहते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का जो मतलब है, जैसा मैंने आपको बताया, हिंदी में हम इसको जनहित याचिका कहते हैं। मतलब लोगों का हित जिससे जुड़ा हो, जिससे समाज का हित जुड़ा हो, जिससे हमारे समाज के जो वंचित वर्ग हैं, जो एक्सप्लॉयटेड क्लास है, लेबर है, मजदूर है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं, उन सभी का जिसका हित जुड़ा हो या जिनको अफेक्ट करती हो, ऐसी एक प्रणाली जो उनके काम आती हो और जो शायद बहुत ही ज़्यादा काम आ रही है आजकल, तो दैट वी कॉल PIL और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अब मैं आपको बताऊं इसकी शुरुआत कैसे हुई है। बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का, इट हैज़ स्टार्टेड फ्रॉम USA, अमेरिका से आया है एक्चुअली। 1960 में अमेरिका में कुछ स्पिरिटेड सिटीजन्स ने, स्पिरिटेड का मतलब ऐसे लोग, ऐसे वो जागरूक लोग जो समाज में किसी भी विसंगति या एनीथिंग विच इज़ रॉन्ग हैपनिंग इन सोसाइटी, उसको देख के विचलित होते हैं, प्रभावित होते हैं या कंसर्न रहते हैं। ऐसे ही लोग, when they want to do something for the society as a whole, or for the downtrodden, for the people who cannot help themselves, in those situations there are people जिनकी हेल्प हमें अगर मिले। कुछ ऐसी इंस्टीट्यूशंस होती हैं, कुछ ऐसे NGOs होते हैं, कुछ ऐसे वो लोग होते हैं जो अगर आपकी हेल्प करें तो आप अल्टीमेटली अपने गोल को अचीव कर सकते हैं और सोसाइटी में काफ़ी लोगों का भला हो सकता है जिनको इसकी ज़रूरत है। अब मैं बताऊं आपको इंडिया में क्या हुआ। इंडिया में इसकी शुरुआत 1970 से आप कह सकते हैं। एंड आई विल स्पेशली टॉक अबाउट टू वेरी एमिनेंट जजेस ऑफ आवर सुप्रीम कोर्ट, अर्स्ट वाइल जजेस जिसे आप कह सकते हैं, जस्टिस कृष्णा अय्यर एंड जस्टिस जो हमारे PN भगवती, जस्टिस कृष्णा अय्यर एंड जस्टिस PN भगवती। ये दो ऐसे जजेस रहे हैं जिसे आप कह सकते हैं जजेस ऑफ द मासेस, लार्ज हार्टेड जजेस, जो किसी भी चीज़ को, जिनके मन में या जिनके अपने हर एक फैसले को भी अगर आप देखेंगे तो लोगों का हित, आम पब्लिक का हित, जिसमें हमेशा एक निहित रहता था। इट वॉज ऑलवेज एनविसाज्ड इन ऑल देयर जजमेंट्स दैट वी फॉलो। 1970s में अगर हम बात करें तो इन लोगों ने एक ऐसी प्रथा शुरू करी, एक हमें ऐसा, जिसे आप कहते हैं, वेपन दिया है, जिसकी वजह से आज उस हर आदमी की आवाज़ उस बुलंद दरवाजे तक पहुंच सकती है, जिसे लॉर्ड ऑफ द लॉर्ड्स कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, जिसे हम माई लॉर्ड भी कहते हैं कई बार, और साथ साथ हाई कोर्ट में भी हम जा सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, हमारे यहाँ इसका पहला केस अगर आप बात करें कि सबसे पहले इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसकी सबसे पहली शुरुआत एक केस है हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जिसमें कि जो हमारे कुछ ऐसे बंदी थे, कुछ प्रिजनर्स थे जो काफ़ी टाइम तक बंद थे, और वो लोग बेसिकली अंडर ट्रायल्स भी थे, जिनके साथ बहुत मतलब ट्रायल्स भी नहीं हो रहे थे, न्याय भी नहीं हो रहा था, जजमेंट्स डिले हो रहे थे। एक कहावत है, अगर आप जानें, आप सभी को जानना भी चाहिए, हमारे खासकर लॉयर फ्रेंड्स को तो पक्का जानना चाहिए, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। If you give justice to a person after so many years, when he does not require it, then I think is of no use actually. So justice has to be given at the right time,
विद द राइट एम। इसी बात को ध्यान में रख के हमारे यहाँ ये शुरुआत हुई है PILs की। जैसा मैंने आपसे बताया, इसका पहला केस स्टेट ऑफ बिहार वाला बताया मैंने को, रचना खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इसके अलावा 2-3-4 केस और भी हुए हैं जो हमारे एमिनेंट सिटीजन्स और एमिनेंट हमारे लॉयर्स ने किए हैं, जिसमें से अगर आप बात करें तो जस्ट जो हमारे एक बहुत ही फेमस एमिनेंट लॉयर रहे हैं मिस्टर मेहता, MC मेहता, उन्होंने काफ़ी सारे ऐसे केसेस किए हैं जिसमें सोसाइटी एट लार्ज प्रभावित हो रही थी। अगर मैं आपको स्पेसिफिक एग्जांपल बताऊं तो एक केस है कानपुर का, कानपुर टैनरीज केस जिसे कहते हैं आम भाषा में, जिसमें गंगा के मैले होने के बारे में था। क्योंकि कानपुर में कई सारी टैनरीज थी और वो चमड़ा व्यापार होने की वजह से काफ़ी सारे उसका जो गंदा पानी था वो गंगा में जा रहा था नालियों के जरिए। फैक्ट्रीज का गंदा पानी नाली जा रहा था गंगा में, जिससे पूरी गंगा, हमारी पूरी जो गंगा नदी है वो प्रभावित हो रही थी, पॉल्यूशन बढ़ रहा था। इसकी वजह से MC मेहता जी ने एक पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड UP के खिलाफ केस फाइल किया और बाद में उन्होंने और 2-3 पार्टियों को भी पार्टी बनाया। जैसे ये जो पार्टियां थी जो सारे के सारे स्टैंडर्ड्स को चला रहे थे, ऐसे लोगों को भी उन्होंने वादी बनाया, पार्टी बनाया। वादी तो नहीं कहूँगा, प्रतिवादी कहूँगा, बेसिकली हुआ डिफेंडिंग द केस। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो भोपाल गैस ट्रेजेडी में भी कुछ ऐसी बात हुई थी और एक दो और केस है जहाँ पे गैस ट्रेजेडी में कई लोग मारे गए थे या बीमार हुए थे, उनको भी न्याय दिलाने का काम इस PIL और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ने किया है। अब मैं आपको बताऊं 2-3 इसके बारे में खास बातें, अदरवाइज वीडियो तो शायद बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। पहली बात, हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है लोकस स्टैंडाई का। लोकस स्टैंडाई, इसका मतलब ये होता है कि कोई भी केस सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या किसी भी कोर्ट में तभी जा सकता है जब कोई आदमी जो स्वयं उससे प्रभावित हो वो उस केस को फाइल करे। What does that mean? Is that anybody who is affected by a particular thing or by a particular accident or incident, he can only go to the court and he can file a case, or his lawyers can file a case. But in this case, as we are talking about this PIL, this is basically an exception of this locus standi principle. यहाँ पे कोई भी ऐसा व्यक्ति जो जागरूक व्यक्ति है, जिसे हम स्पिरिटेड सिटीजन्स भी बोलते हैं, या कोई NGO या कोई और व्यक्ति या कोई संस्था, किसी भी ऐसे आदमी के या किसी भी ऐसे समाज के लिए, किसी भी ऐसे डाउन ट्रॉडन लोगों के लिए, वीकर सेक्शन के लिए, SC STs के लिए, लेडीज़ के लिए, लेबरर के लिए, आपके प्रिजनर्स ऑफ वॉर के लिए, बच्चों के लिए, ये सारे ऐसे क्लास हैं, ये सारे ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहे होते हैं और इनके पास हर व्यक्ति की तरह एक लॉ का या एक लीगल साधन भी नहीं है। बिकॉज आप जानते हैं लीगल साधन भी बहुत महंगा है, हर आदमी उसे अफोर्ड भी नहीं कर सकता। तो ऐसे एक ग्रुप के लिए या ऐसी सोसाइटी के लिए या ऐसे क्लास के लिए जब वो बेसिकली एक्सप्लॉयट हो रहे हों, शोषित हो रहे हों, उनका शोषण हो रहा हो, तो ऐसे लोगों के लिए ये जो हमारा PIL है, जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, ये एक रामबाण की तरह काम करता है। और बेसिकली इसमें उस हर आदमी का भला होता है जो इससे प्रभावित होता है। आदिवासी रहे, बहुत सारे लेबर रहे, वुमेन रही, बहुत सारे जेल का मैंने आपको एग्जांपल ही जेल के कैदियों के बारे में दिया था। खाने का कहीं प्रावधान नहीं है, बच्चे कहीं लेबर या लेबर लॉ जिसे कहते हैं या चाइल्ड लेबर की बात होती है। एक मैं और केस अभी मुझे याद आ गया, एक केस और फाइल किया था जो कि हमारे तमिलनाडु में एक मैचस्टिक इंडस्ट्री है, बहुत बड़ा माचिस के तीलियों का कारखाना है, इसमें बाल मजदूर 14 ईयर्स तक के बच्चे काम कर रहे थे। उनके बारे में बेसिकली बहुत एक एवरीबडी विल एग्री टू मी दैट एक बहुत ही कंसर्न वाली बात थी और उसके लिए केस फाइल हुआ, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और लोगों को काफ़ी हद तक उसके एक कंपनसेशन भी मिला। बच्चों को भी मना किया गया कि ऐसे किसी आप डेंजरस इंडस्ट्री में बच्चों को आप एम्प्लॉय नहीं कर सकते। सो समटाइम्स ये बहुत ही बड़ा काम हुआ है। अब मैं थोड़ा स्पेसिफिक बात करूँगा इसके लीगल प्रोविजंस की कि कैसे आया। डू वी हैव एनी स्टैट्यूट्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन और डू वी हैव एनी स्टैट्यूट्स इन आवर लॉज जिससे हम इस चीज़ को टैकल कर सकें। माय डियर फ्रेंड्स, अगर वैसे बात की जाए जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था या जब हमारे लॉज बने थे, चाहे वो IPC हो, CRPC हो या कोई और लॉ हो, उस टाइम पे शायद इस बात को उतना सोचा नहीं गया था। लेकिन बाद में विद ड्यू टाइम, विद द पासिंग ऑफ टाइम्स, जैसे जैसे समाज बदला, जैसे जैसे चीज़ें घटित हुई हमारे देश में, वैसे वैसे
उस बदलते समाज में नई नई चीज़ें उत्पत्ति होती हैं, और वैसे वैसे एज दे कॉल इट, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो ऐसी जगह पे, ऐसे समय में हमारे यहाँ कुछ ऐसे स्यू मोटो कानूनों का एक अपने आप में मानिए तो एक विस्तार हुआ। इसमें बेसिकली जैसा मैंने आपसे पहले ही कहा, हमारे जस्टिस कृष्णा अय्यर और जस्टिस PN भगवती, इनका एक विशेष रोल है। दे आर बेसिकली द पायनियर्स, दे कैन बी कॉल्ड द पायनियर्स ऑफ दिस मूवमेंट, वी कॉल इट अ मूवमेंट। वो हमारे इस मूवमेंट के पायनियर हैं, जस्टिस कृष्णा अय्यर और जस्टिस भगवती। उसके अलावा अगर मैं आपको अगर बताऊं कि इसमें क्या आर्टिकल्स हैं, हमारे यहाँ 2 आर्टिकल्स बड़े फेमस हैं बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226। दीज आर 2 बेसिकली आर्टिकल्स जिसके तहत आप अपने फंडामेंटल राइट्स या अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। बेसिकली जैसा कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के बारे में, दे आर बेसिकली दे हैव बीन एनश्राइन्ड, दे हैव बीन गिवन पावर्स टू रियली, दे आर कॉल्ड द कस्टोडियंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अगर मैं आपको एक बात और बताऊं एज अ लॉ, हालांकि इससे पूरा उसका रिलेशन तो नहीं है, बट जस्ट इन द केस उनके लिए जो जानना चाहते हैं, नाउ इट इज़ ऑब्लिगेटरी ऑन द पार्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू लिसन एवरी फंडामेंटल राइट्स केस। हालांकि कुछ चीज़ें वो देखते हैं अपनी तरफ से, तो अब उनकी ये ड्यूटी बना ली गई है कि ऐसा वो हर व्यक्ति जो वहाँ जाए उसकी वो बात सुने। वो उनकी, जैसे लोगों के लिए मंदिर होता है वैसे न्याय की एक जगह है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। हालांकि एज वी नो हाई कोर्ट हैज मोर पावर्स एज फार एज दिस थिंग्स आर कंसर्न, बिकॉज दे डू नॉट ओनली डील विद दिस फंडामेंटल राइट, दे ऑल्सो डील विद आवर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स एज वेल। तो हमारे यहाँ ये आर्टिकल 32 में हम जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, और आर्टिकल 226 में हम हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। अब मैं आपको उसकी थोड़ी सी प्रक्रिया बता दूं। इसके अलावा एक और प्रावधान है, क्योंकि ये सारे मैंने बातें बताई जो पब्लिक न्यूसेंस या किसी स्पेसिफिक कॉज को लेके है, तो एक और हमारे यहाँ सेक्शन है, मुझे अभी याद आ रहा है, सेक्शन 133 ऑफ CRPC। वहाँ पे भी अगर कोई पब्लिक न्यूसेंस वगैरह कुछ ऐसी होती है तो हमारे पास मजिस्ट्रेट्स के पास पावर है, लेकिन हालांकि आप इसको इससे थोड़ा जोड़ नहीं सकते, बट फिर भी वो भी एक प्रावधान आप कह सकते हैं है, जिसके तहत आप अपने अधिकारों का या कोई भी एक समाज या पब्लिक एट लार्ज अपने लिए न्याय और अपने लिए जस्टिस की बात कर सकती है। अब यहाँ पे मैं एक और बात आपसे कहना चाहूँगा, उसका एक और ये पहलू है कि कभी कभी हमारे यहाँ इस PILs का जो यूज़ है कभी कभी पर्सनल गेन्स के लिए भी हुआ है। कोर्ट्स ने कई बार ये कहा है कि दिस टू थिंग्स, दिस PIL इज नॉट मेड फॉर योर प्राइवेट गेन्स, यू कैन नॉट यूज इट एज अ प्राइवेट इंटरेस्ट लिटिगेशन। बट जैसा आप जानते हैं कि हर समाज में जैसा होता है, जहाँ लॉ बनता है, जहाँ कोई कानून बनता है, जहाँ कोई प्रावधान आते हैं, उसके यूज़ और मिसयूज़ साथ साथ चलते हैं। जैसा आप जानते हैं कई बार लोग अपने अपोनेंट्स के लिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने अपोनेंट्स के लिए, बिजनेसमैन अपने अपोनेंट्स के लिए, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बिल्डर्स हैं, या ऐसे लोग जो माइंस में काम कर रहे हैं या माइंस या इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, उनको लोग गिराने के लिए या उनको परेशान करने के लिए भी कई बार लोग ऐसे प्रावधानों का इस्तेमाल करते हैं, झूठी PILs फाइल कर देते हैं कोर्ट्स में, और कई बार वो सही भी होती हैं, कई बार गलत भी होती हैं, और जिसका खामियाजा आप लोगों को भुगतना पड़ता है, कई बार सबको भुगतना पड़ता है। एक इसी से सिलसिले में केस मुझे याद आ गया, वेदांता इंडस्ट्रीज का केस है, उड़ीसा के माइनिंग को लेके। उड़ीसा में माइनिंग इंडस्ट्री काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री है, आप सब जानते हैं। तो वहाँ पे माइनिंग को लेके कुछ आदिवासियों का कुछ विरोध था, जिसके बारे में स्टेलाइट इंडस्ट्रीज़ के ऊपर केस फाइल हुआ, PIL फाइल हुआ रैदर। बाद में वो माइनिंग के राइट्स तो मिले, लेकिन बहुत सारे सेफगार्ड्स भी उनको देने पड़े। उनको उन लोगों को अपने यहाँ नौकरियाँ देनी पड़ी, बच्चों के लिए प्रावधान करना पड़ा, और ये भी हुआ कि जो लोग इससे प्रभावित होंगे हेल्थ वाइज, उनका ध्यान भी दिया जाएगा। एज एनवायरनमेंट रिलेटेड जितने इश्यूज़ हैं कहीं ना कहीं हमारे हेल्थ को भी प्रभावित करते हैं। अगर मैं आज की बात करूं इस कोविड सिचुएशन की, तो आप ये मानेंगे कि आज भी ये PIL इट कैन रियली वर्क एज ए ग्रेट वेपन। आज हमारे यहाँ जिस तरह PIL जो कि एक एपेडमिक एक्ट में आया है, सेक्शन 188 जो उसका है, जिसमें कि हम बात कर सकते हैं, इसमें बहुत सारे प्रावधान हैं। स्पेशली इसमें किसी भी चीज़ का अगर आप गलत फ़ायदा उठाने का प्रयास कर रहे हैं प्राइस वाइज, या आप मोनोपोली चलाने का प्रयास कर रहे हैं, या विशेषकर वो अस्पताल, वो हॉस्पिटल्स जो लोगों से गलत चार्जेस कर रहे हैं, गलत पैसे वसूल कर रहे हैं, सिर्फ लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं, ऐसे सिचुएशन में भी आई थिंक वन कैन अप्रोच द कोर्ट
and the relevant forum and get the justice for all the people, because there are many people who cannot afford all that expensive इलाज, और वो उनका इलाज हो नहीं सकता. बहुत से ऐसे लोग हैं. So those people can certainly this can be one of the weapons, because मैंने देखा है कि हमारे कई अस्पतालों ने बहुत बेतहाशा पैसे लोगों से लिए हैं. एक ये एग्जाम्पल था. अब हम बात कर सकते हैं कि इसके अलावा किन किन मैटर्स में, जैसे लेडीज़ के या प्रिजनर्स के मैटर में बहुत ज़्यादा PILs का यूज़ हुआ है. अब मैं आपको छोटी सी एक बात और बताऊं इसमें, कि ना सिर्फ लोगों के द्वारा, बल्कि मैं आपको एक दो बातें बताता हूँ. इसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट स्यू मोटो भी किसी इशू को उठा सकते हैं या देख सकते हैं, और उसमें सूटेबल गाइडलाइंस जारी कर सकते हैं लोगों के हित में. इसको भी आप जुडिशियल एक्टिविज्म से ही जोड़ सकते हैं, और साथ साथ PIL से भी जोड़ सकते हैं. हालांकि जुडिशियल एक्टिविज्म जो है ये एक अलग विषय है, थोड़ा सा हटके है. बट आप ये मानिए कि अल्टीमेटली अगर ये जुडिशियल एक्टिविज्म ना आता या स्यू मोटो एक्शन बाय द कोर्ट्स ना आता, तो शायद आज ये PILs है ये अपने आप में हमारे यहाँ कभी भी एक कारगर रूप से कभी सफल एक वेपन कभी ना बने होते. अब मैं आपको बताऊं कि PIL की जब हम बात करते हैं, इसके छोटे से आपको 1-2 मिनट में इसको बताऊं प्रोसेस, फाइल करने का प्रोसेस क्या होता है. हमारे यहाँ इसको जैसा मैंने बताया हाई कोर्ट में और आप सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर सकते हैं. हाई कोर्ट में जब आप कोई PIL फाइल करते हैं तो आप उस हाई कोर्ट में फाइल करते वक्त आप अपने पिटीशन की 2 कॉपीज़ लगाते हैं, साथ में 1 कॉपी आप जिसके खिलाफ PIL फाइल कर रहे हैं उसको भी देते हैं. उसके अलावा अगर आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो जो व्यक्ति PIL फाइल कर रहा है या जो NGO PIL फाइल कर रही है या कोई लॉयर जो PIL फाइल कर रहा है, उसको सुप्रीम कोर्ट में 5 कॉपीज़ अपने एप्लीकेशन की, अपने पिटीशन की देनी होती हैं. उसके अलावा 1 कॉपी या जितने उसने अपनी पार्टीज़ बना रखी हैं, जिसे आप डिफेंडेंट्स कह सकते हैं, उन सबको भी 1-1 कॉपी देनी होती है. हालांकि उसमें एक बेसिक फ़र्क एक है कि हाई कोर्ट में आपको इनिशियल स्टेज पे ही कॉपीज़ अपने डिफेंडेंट को देनी होती है, वेयर एज इन सुप्रीम कोर्ट यू हैव टू गिव दिस कॉपीज़ ओनली आफ्टर योर केस इज एडमिटेड इन द सुप्रीम कोर्ट, बिकॉज नॉर्मली सुप्रीम कोर्ट हैज़ रियली सीन that there are many cons of this PILs as well. There are many people who are trying to misuse, but कई बार हमारा इसका जो हमारा पर्पज़ है वो सॉल्व होता नहीं है. तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट बिफोर दे एक्सेप्ट एनी केस, वो ये देखते हैं कि क्या इस केस में फाइल करने वाले का कोई अपना पर्सनल इंटरेस्ट तो नहीं है. बिकॉज इस PIL को फाइल करने से कई लोगों ने, प्रशांत भूषण जी हैं हमारे यहाँ जिन्होंने काफ़ी सारे PILs फाइल किए, और भी 2-4 लोग हैं जो सिर्फ अपने नाम के लिए PIL फाइल करते हैं, बिकॉज ये इंस्टेंट फेम देता है, इंस्टेंट नेम एंड फेम देता है. बिकॉज सिंस यू आर रेजिंग अ पब्लिक कंसर्न, कई बार वो कंसर्न पब्लिक का दिखता है लेकिन होता नहीं है. जैसे कहते हैं न्याय आपको दिख रहा है बट हो नहीं रहा है, ऐसे ही यहाँ पे भी आपको कंसर्न दिखता पब्लिक का पर होता नहीं है. कई बार वो प्राइवेट गोल्स के लिए होता है. तो इन सभी केसेस के लिए, इन सभी बातों के लिए PILs का मिसयूज़ भी हो सकता है, जो हो भी रहा है काफ़ी हद तक. अब बल्कि मैं अगर आपसे बताऊं एक बात और, कि अब सुप्रीम कोर्ट्स, बेसिकली हाई कोर्ट्स भी कई बार अपने जो बंदा PIL फाइल कर रहा है या जो लोग PIL फाइल कर रहे हैं उन पे कॉस्ट भी लगाते हैं. अगर उन्हें लगता है कि ये PIL किसी वेस्टेड इंटरेस्ट या किसी अपने इंटरेस्ट को सॉल्व करने के लिए या किसी प्राइवेट गेन के लिए किया जा रहा है, तो उसके लिए वो सामने वाली पार्टी पे या उस वकील पे वो जुर्माना लगाते हैं, और कभी कभी तो एक कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस भी फाइल करते हैं. बिकॉज कहीं ना कहीं इससे हमारे कोर्ट्स का, हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट का एक कीमती समय ज़ाया भी होता है कई बार. तो दोस्तों और भी कई सारे टॉपिक्स हैं जिस पे हम बात कर सकते हैं, पर सिंस ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए मैं भी आपको फ़िलहाल इसके इन्हीं प्रावधानों के साथ, और फ्यूचर में हम कई सारी वीडियोज़ और लाएँगे, हमारा प्रयास रहेगा. इसके अलावा अगर आपको हमारी बात में कोई और सुझाव देना हो, कोई और बात बतानी हो, हम कैसे इस चीज़ को बेटर कर सकते हैं, जैसा मैं आपसे बताऊं ये मेरा पहला वीडियो है. बाय द टाइम आई थिंक आई विल ट्राई टू इम्प्रूव इट, बट एक शुरुआत करने का प्रयास कर रहा हूं. मेरा ये प्रयास है कि वो सारे लोग, वो बच्चे जो किसी प्रकार की तैयारी कर रहे हैं, IAS की, PCS की, सिविल सर्विस की, या किसी लीगल एग्ज़ाम की, लॉ के एग्ज़ाम की, प्रोसिक्यूटर एग्ज़ाम की, जुडिशियल सर्विसेज की, उन सबके मैं किसी भी काम आ सकूँ. किसी भी लॉ के बारे में कोई टॉपिक हो उस पर आप बताएं. और उसके अलावा हम करंट अफेयर्स की बात भी करेंगे, और धीरे धीरे उन सब लोगों के लिए भी जो सिर्फ जिनका ज्ञान लेना भी एक शौक़ है, बिकॉज लॉ को जानना भी हम सबका कानून है. इफ़ यू आर वेल, एज दे से, व्हेन यू आर इन रोम, डू एज द रोमन्स डू. तो आपको पता तभी होगा
जब आप करेंगे ऐसा तभी जब आपको उस देश के कानून का पता होगा। तो हम सबको कानून जानना हमारा अधिकार भी है और कानून जानना हमें जानना भी चाहिए। हमारे राइट्स हमें तभी मालूम पड़ते हैं और फंडामेंटल राइट्स तो स्पेशली हमें तभी मालूम हो सकते हैं जब हम कानून को जानें और जब हम अपने ज्ञान को बढ़ाने का प्रयास करें। नमस्कार दोस्तों, इस बात के साथ और अगले किसी और वीडियो में आप सभी के साथ का इंतज़ार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बाय बाय, थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हो सके तो घंटे को भी बजा दें, जैसे मंदिर में बजाते हैं, हमारे यहाँ भी घंटा बजा दें। सब्सक्राइब करें और अपने कोई सुझाव हो तो हमें लिखें। थैंक यू दोस्तों, गुड डे, गुड नाइट, वेर एवर यू आर। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।